हेलो बच्चों, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको पढ़ाया था हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज व्हेन 1 मोल ऑफ अ कंपाउंड इज रिएक्ट्स विथ H2 एट स्टैंडर्ड कंडीशन। और उसके बाद हमने देखा था कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। उसके बाद मैंने कुछ होमवर्क आपको दिए थे। यही होमवर्क थे कि अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर स्टेबिलिटी। तो चलिए भाई करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, अरेंज द फॉलोइंग एल्कीन इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने के लिए पहले सबसे स्टेबिलिटी ऑर्डर देखो। पहले स्टेबिलिटी ऑर्डर लिखो, उसके बाद रिवर्स करो। तो सबसे पहले इन तीनों एल्कीन का स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात किया जाए, स्टेबिलिटी, अभी ये क्वेश्चन हम लोग पिछले लेक्चर में किए थे कि स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय नंबर ऑफ अल्फा एच। 3 + 3 6 अल्फा एच, 3 + 3 6 अल्फा एच, 3 + 3 6 अल्फा एच। नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज सेम, देन स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज डिसाइडेड बाय नंबर स्टेबिलिटी ऑफ अनायन ऑफ हाइपर कंजुगेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसका अनायन ज्यादा स्टेबल बना था। हम लोग क्या लिखेंगे? स्टेबिलिटी 1 इज मोर देन 2। 2 क्यों? ट्रांस इज मोर देन 6 किया गया है। अब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की अगर बात करें तो इसे रिवर्स करना होगा। क्या हो जाएगा? 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। तो सिमिलरली यहां स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो अल्फा एच थर्ड वाले में 6 है, सेकंड वाले में 3 है और फर्स्ट वाले में 0 है। तो स्टेबिलिटी 3 इज मोर देन 2 इज मोर देन 1। लेकिन अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हो जाएगा? 1 इज मोर देन 2 इज मोर देन 3। थर्ड अगर बात किया जाए तो यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन? तो सर ये अल्फा कार्बन, ये अल्फा कार्बन, 2 + 2 4 अल्फा हाइड्रोजन, 4 अल्फा एच। यहां पर सर डबल बॉन्ड कार्बन से ये अटैच्ड है, ये अटैच्ड है और ये अटैच्ड है। तो 3 + 2 + 2 7 अल्फा एच। यहां पर डबल बॉन्डेड कार्बन से ये कार्बन डायरेक्टली अटैच, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, 3 + 3 + 2 + 2 10 अल्फा एच। अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा कौन सा हो जाएगा बेटा? 3, फिर 2, फिर 1। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करें तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन सबसे ज्यादा किसका हो जाएगा? 1 का, उसके बाद 2 का, उसके बाद किसका? 3 का। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या है? 1 2 3 और स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 2 1। तो ये है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन से जो भी क्वेश्चन थे उसके किस तरह से सॉल्व हम करेंगे। तो आप इसे नोट करें, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर हम लोग चलते हैं। नोट करिए। हाँ बच्चों, अब हम लोग जो पढ़ेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड एंड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड एंड heat of hydrogenation पर मॉलिक्यूल। क्या होता है इसको समझते हैं। व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड एंड व्हाट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल? सर जो हम लोग अभी पढ़े थे वो क्या है? ये सब चीज समझ में आएगा। एक क्वेश्चन से लेके चलते हैं हम लोग कि जैसे यहां पर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH2,
यहां पर दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH और उसके बाद डबल बॉन्ड CH2, और थर्ड जो दिया गया है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। सुनिएगा बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल। इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन अगर हमें निकालना है तो एक पाई बॉन्ड तोड़ के 2 सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन निकालने के लिए 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके और 4 सिग्मा बॉन्ड बनाना पड़ेगा। भाई 2 पाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां एक H, यहां H, यहां H, यहां H। इस पाई बॉन्ड को यहां भी इस मॉलिक्यूल के आप अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की बात करोगे तो ये पाई बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड ब्रेक होगा और यहां एक H आएगा, यहां H आएगा, यहां H आएगा, यहां H आएगा। तो इसमें हमने H2 दिया, रिएक्शन हुआ, हाइड्रोजनेशन हुआ, जो एनर्जी मिला उससे क्या बोल दिया, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल के लिए वो कितना होगा। इसमें 2 H2 मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होंगे। इस पूरे प्रोसेस में कितना एनर्जी रिलीज हुआ, दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। इस पूरे मॉलिक्यूल में हमने H2 दिया तो दोनों पाई बॉन्ड ब्रेक होके H2 ऐड हुआ 4 जगह और इससे जितना एनर्जी रिलीज हुआ दैट इज हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल। ये पर मॉलिक्यूल की बात की गई। अगर पर डबल बॉन्ड की बात की जाए तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल में एक ही डबल बॉन्ड है, तो जितना इसका पर मॉलिक्यूल होगा उतना पर डबल बॉन्ड होगा। लेकिन इसमें जितना पर मॉलिक्यूल होगा, पर डबल बॉन्ड निकालना है तो 2 डबल बॉन्ड है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। इसमें भी पर डबल बॉन्ड की बात करें तो पर मॉलिक्यूल जितना आया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में 2 डबल बॉन्ड है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब इस चीज को एक थ्योरेटिकल डेटा से देख लेते हैं। जैसे इसमें H2 का रिएक्शन कराया गया है ना, इन द प्रेजेंस ऑफ PD, H2PD। PD का काम क्या होता है, इस रिएक्शन को और आसान बना देता है, जल्दी से करा देता है। H2PD, भाई एक पाई बॉन्ड है तो एक H2 लगेगा, 2 पाई बॉन्ड है तो 2 H2 लगेगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा सर, तो चलो भाई प्रोडक्ट बना लेते हैं। क्या बन जाएगा यहां पर प्रोडक्ट, सर CH2 सिंगल बॉन्ड CH2, दोनों पे एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा। यहां पर क्या बनेगा, CH2 CH, CH CH2, सर चारों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन आएगा। सुनना अच्छी तरह से यारो, यहां पर क्या बनेगा प्रोडक्ट, सर CH2 CH, CH2 CH CH2। यहां पर हाइड्रोजन एक आएगा, एक यहां पर आएगा, एक यहां पर आएगा और एक यहां पर आएगा। बेटा ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, इस पे H2PD का रिएक्शन कराया गया, ये पाई बॉन्ड ब्रेक हुआ और 2 हाइड्रोजन आया। स्टैंडर्ड हम कंडीशन की बात करते हैं तो यहां पर जो एनर्जी रिलीज हुआ 28.4 किलो कैलोरी पर मोल। एक मोल के लिए कितना एनर्जी रिलीज हुआ, 28.4 किलो कैलोरी। तो अब यहां पर बताओ 2 पाई बॉन्ड है तो 2 पाई बॉन्ड के लिए कितना एनर्जी रिलीज होना चाहिए था, सर एक पाई बॉन्ड के लिए 28.4 हुआ तो 2 पाई बॉन्ड के लिए इसका जस्ट डबल हो जाएगा। कितना होना चाहिए था, 28.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 56.8 किलो कैलोरी पर मोल की बात हो रही। लेकिन देखा गया कि इतना एनर्जी मिला ही नहीं, इतना एनर्जी नहीं मिला। मिल रहा है एनर्जी कितना, यहां पर 51.3 किलो कैलोरी। साइंटिस्ट लोग सोचे यार ये क्या लोचा है, मिलना चाहिए था 56.8, मिल रहा है 51.3, मतलब 5.5 किलो कैलोरी एनर्जी कहां गया। लोगों ने सोचा कि नहीं, 5.5 किलो कैलोरी एनर्जी जो है ये कहीं ना कहीं यहां पर यूज हुआ है। जब देखा जाए तो इस मॉलिक्यूल में क्या हो रहा है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। क्या हो रहा है, रेजोनेंस। तो जब ये रेजोनेंस कर रहा होगा
तो कुछ एनर्जी रिलीज कर दिया होगा, वही 5.5 किलो कैलोरी एनर्जी इसने एनर्जी रिलीज किया था। अब इसके पास एनर्जी कितना बचा हाइड्रोजनेशन कराने पर? सर 5.5 एक्सपेक्टेड से कम दिया, एक्सपेक्टेड जितना था उससे 5.5 कम दिया। तो ये 5.5 था क्या? अरे इसका रेजोनेंस एनर्जी था। रेजोनेंस एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट? थ्योरेटिकल एनर्जी माइनस एक्सपेरिमेंटल एनर्जी। हम थ्योरी से सोच रहे थे कि इतना आएगा, इतना ही आया, मतलब वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस की वजह से पहले ही एनर्जी रिलीज कर चुका है, क्योंकि रेजोनेंस एक क्या है? स्टेबलाइजिंग फिनोमेना, और जो स्टेबल होता है वो एनर्जी रिलीज कर देता है। कोई मॉलिक्यूल अगर स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है तो वो मॉलिक्यूल कहीं ना कहीं एनर्जी क्या कर रहा होगा? रिलीज कर रहा होगा। इसने 28.4 किलो कैलोरी एनर्जी रिलीज किया, मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तभी तो ये एनर्जी रिलीज करके ये बनाना चाहता है। तो ये एनर्जी रिलीज कर दिया तो ये बन गया, मतलब इसकी एनर्जी कम हो गई तो स्टेबल ज्यादा होगी। तो यहां पर 5.5 जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या है? इसका रेजोनेंस एनर्जी है। तो इस मॉलिक्यूल का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कितना है? सर 551.3 है, ना कि 56.8। इस मॉलिक्यूल की अगर बात करें तो सर चलो कोई बात नहीं, यहां रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है ना, यहां रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है ना। तो यहां पर एक डबल बॉन्ड के लिए 28.4 किलो कैलोरी, तो दो डबल बॉन्ड। अब रेजोनेंस नहीं कर रहा है कि रेजोनेंस की वजह से एनर्जी रिलीज करेगा, तो कितना आना चाहिए था? 28.4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 56.8 किलो कैलोरी पर मोल। ये आंसर ये आना चाहिए था, इतना हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। लेकिन देखा गया कि इतना नहीं आया, 54 किलो कैलोरी के आसपास आया। अब यहां पर क्या लोचा है सर? यहां तो कोई रेजोनेंस हो नहीं रहा है। भाई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा है, लेकिन ये अगर ध्यान से देखो तो एल्कीन के नेक्स्ट वाला कार्बन sp2 है, sp3 है, और इस पे दो हाइड्रोजन है, तो दो अल्फा हाइड्रोजन है ना, तो हाइपर कंजुगेशन हो रहा होगा। और हाइपर कंजुगेशन इज ए कंजुगेशन जस्ट लाइक ए रेजोनेंस, और रेजोनेंस जब एनर्जी रिलीज कर रहा है तो हाइपर कंजुगेशन भी एनर्जी रिलीज करेगा। तभी तो जितना ज्यादा अल्फा थे उतना एल्कीन ज्यादा स्टेबल था। क्यों? क्योंकि हाइपर कंजुगेशन से एनर्जी रिलीज हुआ। तो रेजोनेंस से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसे रेजोनेंस एनर्जी, हाइपर कंजुगेशन से जो एनर्जी रिलीज हुआ उसे हाइपर कंजुगेशन एनर्जी। तो कहीं ना कहीं 2.8 किलो कैलोरी जो यहां पर एनर्जी हुआ है वो हाइपर कंजुगेशन के कारण रिलीज हुआ है। तो अगर हम बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसे फर्स्ट मॉलिक्यूल बोल दिया गया, इसे सेकंड मॉलिक्यूल और इसके थर्ड मॉलिक्यूल। तो हम अगर बात करें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, HOH को हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में बोल रहा हूं, HOH पर मॉलिक्यूल की अगर बात करें किसका ज्यादा होगा? सर एक मॉलिक्यूल सबसे ज्यादा तो आया सर 54, इसका सबसे ज्यादा किसका आया है? थर्ड वाले का। तो थर्ड का सबसे ज्यादा, उसके बाद सेकंड का, उसके बाद फर्स्ट का। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड पे डिपेंड करता है। ऑब्वियसली करेगा ना यार, एक पाई बॉन्ड है तो कम एनर्जी मिला, तो दो पाई बॉन्ड में ज्यादा एनर्जी मिलेगा। अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड की बात करें या पर पाई बॉन्ड की बात करें, तो देखो एक पाई बॉन्ड के लिए यहां 28.4, यहां दो पाई बॉन्ड के लिए 51.3, तो एक पाई बॉन्ड के लिए कितना हो जाएगा? फॉर वन पाई बॉन्ड, वन पाई बॉन्ड कितना हो जाएगा भाई? 51.3 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो जाएगा? 25.65। ये कितना हो जाएगा फॉर वन पाई बॉन्ड? 54/2 27। तो सबसे ज्यादा किसका आया? इसका, फर्स्ट का। फर्स्ट के बाद किसका आया? थर्ड का। और थर्ड के बाद किसका आया? सेकंड का। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर डबल बॉन्ड क्या होता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मॉलिक्यूल क्या होता है, इसको मैंने समझाया, आप इसे नोट कर लो। और आपको जो समझ में आ रहा है, थ्योरेटिकल कुछ चीजें समझ में आ गई, तो उसे आप अपने लैंग्वेज में लिख लो नोटबुक में, क्योंकि हमेशा आपको याद रहेंगे। या नोट्स कभी भी आप देखोगे तो आपको समझ में आएगा, हाँ सर ने यहां पर यह बताया था, तो नोट करिए।
हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो नेक्स्ट एप्लीकेशन हाइपर कंजुगेशन का, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि व्हाट इज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होता है? तो सर इजी लग रहा है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या? बॉन्ड को डिसोसिएट मतलब ब्रेक करने में जो एनर्जी देना पड़े उसे क्या बोलेंगे? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लेकिन यहां पर पॉइंट वाली बात यह है कि बॉन्ड को किस मैनर में डिसोसिएट करना है, होमोलाइटिकली या हेट्रोलाइटिकली? आंसर होगा होमोलाइटिकली। तो किसी बॉन्ड को होमोलाइटिक मैनर में बॉन्ड डिसोसिएट ब्रेक करने में जो एनर्जी हमें देना पड़े, क्योंकि ब्रेक करना है तो एनर्जी देना पड़ेगा ना, बॉन्ड बनेगा तब एनर्जी रिलीज होगा, ब्रेक करने के लिए एनर्जी देना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे? द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड energy required to break a bond in homolytic manner is called bond dissociation energy. Is called bond dissociation energy. The amount of energy required to break a bond in homolytic manner is called bond dissociation energy. तो सर ये किस चीज पे डिपेंड करेगा? सुनिएगा। जैसे मान लो कि यहां पर CH3 के साथ ये बॉन्ड है H और यहां पर CH3 CH2 और ये बॉन्ड है H। इन दोनों बॉन्ड के बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की बात की गई है कि कौन सा ज्यादा होगा। अगर इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बोल दिया गया कि E1 है और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी E2 है, तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है? E1 इज ग्रेटर देन E2 और E2 इज ग्रेटर देन E1 और E1 इज इक्वल टू E2। हमसे यही पूछा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या है, E1 और E2 में क्या रिलेशन है। इफ E1 इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ CH बॉन्ड, दिस CH बॉन्ड, एंड E2 इज द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ दिस CH बॉन्ड। तो होमोलाइटिक मैनर में हमें बॉन्ड ब्रेक करना है। तो सबसे पहले चलो ना ब्रेक करके देखते हैं क्या हो रहा है। भाई अभी तो कुछ समझ में आ नहीं रहा है कि कौन सा ज्यादा होगा, तो जैसे जैसे डेफिनेशन बोल रहा है वैसे वैसे मैं चल रहा हूं। इसे हमने ब्रेक किया होमोलाइटिक मैनर में, इसे भी हमने ब्रेक किया होमोलाइटिक मैनर में। सर जब ये ब्रेक हुआ तो CH3 पे कैसा चार्ज? प्लस चार्ज कि माइनस चार्ज? तो आप बोलोगे रेडिकल आएगा सर, और यहां CH3 CH2 रेडिकल आएगा। अब समझना यहीं पर आंसर मिलने वाला है। साथ में ये H रेडिकल मिलेगा सर, H रेडिकल तो यहां भी मिलेगा। भाई ये दोनों तो H रेडिकल है, यहां CH3 रेडिकल और यहां पर CH3 CH2 रेडिकल मिला है। दोनों में कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? आप बोलोगे सर CH3 का प्लस आई। मैं बोलूंगा थोड़ा सा और अच्छी तरह से सोचो। आप बोलोगे अच्छा ये रेडिकल है ना सर, रेडिकल के केस में हाइपर कंजुगेशन भी देखना था। ये रेडिकल वाले कार्बन से अटैच डायरेक्टली जो कार्बन है उस पर 3 हाइड्रोजन है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन है। कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 अल्फा हाइड्रोजन। यहां पर कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 0, क्योंकि इस कार्बन से कोई अटैच कार्बन ही नहीं है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, फर्स्ट मोर स्टेबल है कि सेकंड? आप बोलोगे सेकंड मोर स्टेबल है रेडिकल। तो ये बॉन्ड टूट के मोर स्टेबल रेडिकल बना रहा है, ये बॉन्ड ब्रेक होके लेस स्टेबल रेडिकल बना रहा है।
तो जब ये ब्रेक होकर मोर स्टेबल रेडिकल बना रहा है तो इजिली ब्रेक होकर और रेडिकल बनाना चाहेगा, जबकि ये लेस स्टेबल रेडिकल बना रहा है तो ये टूटना चाहेगा क्या? नहीं टूटना चाहेगा। क्यों चाहेगा कि ये लेस स्टेबल रेडिकल बनाए? मतलब इस बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि बॉन्ड के ब्रेक होने से बनने वाला रेडिकल मोर स्टेबल है। तो जब ये बॉन्ड की ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है तो इजिली ब्रेक होगा, और इजिली ब्रेक होगा तो कम ही एनर्जी पे ये ब्रेक हो जाएगा। जबकि ये बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है तो डिफिकल्टी से ब्रेक होगा, तो ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। मतलब इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा और इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम। तो सर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना होगा तो हमें क्या करना होगा? बेटा करना यही है कि जिस बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है उस बॉन्ड को ब्रेक कर दो, और जो फ्री रेडिकल बन रहा है उसकी स्टेबिलिटी देख लो। जो जितना ज्यादा स्टेबल बन रहा होगा वो बॉन्ड उतना ही इजिली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि ब्रेक होके और स्टेबल रेडिकल बनाना चाहेगा तो इजिली ब्रेक होगा, तो कम एनर्जी पे ब्रेक हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी is inversely proportional to stability of radical. Stability of फ्री रेडिकल। जितना ज्यादा फ्री रेडिकल स्टेबल है उतना इजिली बॉन्ड टूटेगा। क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल स्टेबल बनाना चाहेगा। लेकिन लेस स्टेबल अगर फ्री रेडिकल है तो बॉन्ड ही क्यों टूटना चाहेगा? डिफिकल्टी से ब्रेक होगा, मतलब ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए फॉर्मूला होगा कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। अब बहुत क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे ये मान लो कि एक कंपाउंड दिया गया है। सुनिएगा बेटा, यहां भी डबल बॉन्ड एक है, ठीक है। अब यहां से जो हाइड्रोजन अटैच है उसका नाम दे दिया गया HA। क्या नाम दिया गया? HA। यहां से जो अटैच है उसका नाम दिया गया HB। यहां से जो अटैच है उसका नाम दिया गया HC, और यहां से जो अटैच है उसका नाम दिया गया HD। पूछा गया है कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा अगर हम कार्बन HA बॉन्ड तोड़े, कार्बन HB बॉन्ड तोड़े, कार्बन HC बॉन्ड तोड़े और कार्बन HD बॉन्ड तोड़े। तो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी? तो सुनना, इसको बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है तो इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले तो हमें यह करना होगा कि इस बॉन्ड को तोड़ के रेडिकल बना दें। बॉन्ड को तोड़ के क्या बनाए? रेडिकल बना दें। सर एक रेडिकल यहां पर बनेगा HA से टूटने से, ये रेडिकल यहां बनेगा HB के ब्रेक होने से, HC के ब्रेक होने से और HD के ब्रेक होने से। अब हमें क्या देखना है यहां पर? रेडिकल की स्टेबिलिटी। क्या देखना है बेटा? रेडिकल की स्टेबिलिटी। तो अगर ध्यान से देखा जाए कि कौन सा रेडिकल मोस्ट स्टेबल है, ये सब जो ब्लैक दिख रहा है वो क्या है? रेडिकल है। सर अगर ये रेडिकल बना है, सुनिएगा बेटा, अगर ये रेडिकल बना है तो इस रेडिकल की अगर बात किया जाए तो यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस रेडिकल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस। तो HD से 3 अल्फा हाइड्रोजन, क्या मिल रहा है? 3 अल्फा हाइड्रोजन प्लस 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। इस रेडिकल पे सिर्फ और सिर्फ यहां 2 हाइड्रोजन मिलेंगे, तो 2 अल्फा हाइड्रोजन।
इस रेडिकल की अगर बात किया जाए तो रेडिकल सिंगल डबल, रेडिकल सिंगल डबल मतलब एक पाई बॉन्ड से रेजोनेंस, 1 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस। और इस रेडिकल की अगर बात किया जाए तो रेडिकल सिंगल डबल 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। अब स्टेबिलिटी ऑर्डर की अगर बात किया जाए रेडिकल के स्टेबिलिटी की, तो 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो सबसे स्टेबल रेडिकल स्टेबिलिटी की अगर बात करें तो सबसे ज्यादा हो जाएगा HD। उसके बाद 2 रेजोनेंस, यहां रेजोनेंस तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है ना, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, नो रेजोनेंस। 2 पाई बॉन्ड के साथ यहां पर रेजोनेंस हो रहा था, यहां पर 2 पाई बॉन्ड के साथ 2 अल्फा H था। अरे भाई देख लो, अगर यहां की बात करें इस बॉन्ड को तोड़े तो 2 अल्फा H, यहां से अगर ब्रेक करें इस पाई बॉन्ड को ब्रेक करें तो क्या होगा? अरे यहां से अगर हमने ब्रेक किया तो ये जो रेडिकल बनेगा उसके लिए कितने अल्फा H हैं? 2 अल्फा H। तो इसके लिए कितने अल्फा H हैं? 2 अल्फा H है। इसके लिए क्या है सर? 3 अल्फा H प्लस 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस, यहां पर 1 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस और यहां पर 2 पाई बॉन्ड का रेजोनेंस। तो यहां अल्फा H भी है, 2 पाई बॉन्ड भी है। तो सबसे पहले किसको प्रायोरिटी दोगे? रेजोनेंस को कि हाइपर कॉन्जुगेशन? रेजोनेंस को। तो सर यहां 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस, यहां 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस, यहां 2 पाई बॉन्ड से रेजोनेंस प्लस 3 अल्फा H भी है। तो ज्यादा स्टेबल कौन हुआ? ये C है ना बेटा, ये कौन है? HC है। तो सबसे ज्यादा HC। HC के बाद कौन सा होगा? HA। HA के बाद कौन सा होगा? सर यहां पर 2 अल्फा H था लेकिन यहां पर तो रेजोनेंस हो रहा था, HB 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस कर रहा था। तो उसके बाद HB और सबसे लास्ट में कौन आएगा? HD। ठीक है ना? ये कंबाइंड क्वेश्चन था जिसमें रेजोनेंस और हाइपर कॉन्जुगेशन दोनों का यूज था। सबसे पहले हमने क्या देखा? रेजोनेंस, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, नो रेजोनेंस लिस्ट स्टेबल। तो ये हो गया रेडिकल का स्टेबिलिटी। अब हम अगर बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, तो उसका क्या होगा? ये रिवर्स जस्ट हो जाएगा। सबसे ज्यादा HD के बाद HB के बाद HA और HA के बाद HC, क्योंकि जो फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर था उसका जस्ट रिवर्स था क्या? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो फिर से बता दूं क्या करना था, यहां पर जो बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पूछा जा रहा है उस बॉन्ड को ब्रेक कर देना था। इस बॉन्ड को हमने ब्रेक किया तो ये रेडिकल बना, इस रेडिकल के पास 2 अल्फा H था। यहां से रेडिकल ब्रेक किया तो यहां पर 3 हाइड्रोजन प्लस ये 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। यहां से ब्रेक किया रेडिकल सिंगल डबल 1 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस, और यहां से जब ब्रेक किया तो रेडिकल सिंगल डबल 2 पाई बॉन्ड के साथ रेजोनेंस। तो ये आ गया क्या? रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसी को हमने रिवर्स कर दिया तो क्या आ गया? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर। तो आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, नेक्स्ट एक क्वेश्चन दिया गया है कि राइट डाउन बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग। बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसका निकालना है? ये ए बॉन्ड है, ये बी बॉन्ड है और ये सी बॉन्ड है। ए बी और सी बॉन्ड का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है? बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर बताना है। अगर ये इसका बॉन्ड लेंथ ए है, इसका बॉन्ड लेंथ बी है और इसका सी है, तो ए बी और सी में क्या रिलेशन है? सिमिलरली ये बॉन्ड लेंथ ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए बी सी का हमें यहां पर ऑर्डर बताना है। तो एक एक क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी निकालना है। तो ये बॉन्ड है कि गया होमोलाइटिकली या हेट्रोलाइटिकली? होमोलाइटिकली। यहां पर के प्लस चार्ज या माइनस चार्ज? आप बोलोगे रेडिकल। जो रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल है, ठीक है, उसका करस्पॉन्डिंग बॉन्ड इजिली ब्रेक होगा, मतलब उसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होगा।
क्योंकि फ्री रेडिकल के स्टेबिलिटी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो भाई देखते हैं, यहां पर CH3 का प्लस आई, अरे प्लस आई से पहले हाइपर कंजुगेशन देखो, कितने अल्फा एच है? 3 अल्फा एच। रेडिकल वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन, 3 अल्फा एच। रेडिकल वाले कार्बन से अटैच्ड कार्बन के पास 3 + 3 6 अल्फा एच। यहां हो गया 9 अल्फा एच। तो ये मोस्ट स्टेबल रेडिकल है। तो जब मोस्ट स्टेबल रेडिकल है तो इसका हीट ऑफ, इसका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा। मतलब जो C होगा, इसे हम A B C ऐसे बोल दिए, तो जो C बॉन्ड होगा उसका बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे कम होगा, A का बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल की अगर बात किया जाए तो C इज मोर देन B इज मोर देन A, तो उसका रिवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा? बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। नेक्स्ट चलते हैं कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ। हाइपर कंजुगेशन का एप्लीकेशन होता है कंपैरिजन ऑफ बॉन्ड लेंथ में। चलो यहां से देखते हैं भाई, यहां पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? कंप्लीट पाई बॉन्ड। कार्बन और कार्बन के बीच में सर ये रेजोनेंस करेगा तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, क्योंकि जब ये अपना लोन पेयर देगा तो ये बॉन्ड रहेगा कि ब्रेक हो जाएगा? ब्रेक हो जाएगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा, तो कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। भाई यहां पर अल्फा एच, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से अटैच कार्बन के पास अल्फा एच है, तो यहां पर एच जे है, इसको ऐसे बना लेते हैं स्ट्रक्चर, एच एच एच। तो सुनना बेटा, जब ये इधर हाइपर कंजुगेशन हो पड़े हो ना, जब ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर देगा तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक होगा, तो यहां भी कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा। सर ये तो कंप्लीट पाई बॉन्ड है, ना तो यहां हाइपर कंजुगेशन लग रहा है और ना ही कोई यहां पर रेजोनेंस हो रहा है। तो एक कंप्लीट पाई बॉन्ड है, मतलब एक कंप्लीट डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड का बॉन्ड लेंथ जो होता है वो पार्शियल डबल बॉन्ड से, सिंगल बॉन्ड से छोटा होता है। यहां पर कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, यहां पर कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आया, लेकिन यहां पर सिर्फ और सिर्फ डबल बॉन्ड है, और आपको पता है कि डबल बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है सिंगल बॉन्ड से। तो सबसे छोटा ए होगा। बॉन्ड लेंथ की अगर बात करें तो ए इज स्मॉलर, ए इज स्मॉलेस्ट अमॉन्ग दीज थ्री। अब इन दोनों में बात किया जाए कि सबसे बड़ा बॉन्ड लेंथ किसका होगा? भाई डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड ये भी है, डबल बॉन्ड ये भी है, लेकिन इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, यहां भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। अब बताना सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा कहां आएगा? जहां पर रेजोनेंस ज्यादा होगा। भाई हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्ग इफेक्ट है कि मेजोमेरिक? आप बोलोगे मेजोमेरिक, तो यहां रेजोनेंस जो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी है वो ज्यादा है, और हाइपर कंजुगेशन से पाई बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी कम है। ये स्ट्रॉन्ग इफेक्ट, ये वीक इफेक्ट, तो ये इजीली ब्रेक कर देगा, सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहां ज्यादा आएगा, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में कम आएगा। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो सबसे ज्यादा बॉन्ड लेंथ किसका हो गया? बी, फिर सी, फिर ए। फिर से समझना चाहते हो तो समझ लो। सर यहां रेजोनेंस हुआ, यहां हाइपर कंजुगेशन, यहां कुछ भी नहीं हो रहा है, तो कंप्लीट डबल बॉन्ड, तो इसका बॉन्ड लेंथ कम। कंप्लीट डबल बॉन्ड है तो बॉन्ड लेंथ क्यों कम? क्योंकि सर दो अट्रैक्शन, कार्बन कार्बन के बीच में दो बॉन्ड का अट्रैक्शन, यहां पर पार्शियल डबल बॉन्ड का अट्रैक्शन। ट्रिपल बॉन्ड होता तो और ज्यादा अट्रैक्शन, तो जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना ज्यादा क्लोजनेस, उतना कम बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ की अगर बात किया जाए तो सबसे कम ही है। इन दोनों में कंपेरिजन करना है, तो सर ये लोन पेयर रेजोनेंस से इस पाई बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, मतलब ब्रेक करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो सिंगल बॉन्ड लाने की टेंडेंसी इसकी ज्यादा है। ये हाइपर कंजुगेशन से बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, तो इसकी ब्रेक करने की टेंडेंसी इससे कम है। तो इससे जब कम हो गई ब्रेक करने की टेंडेंसी, तो यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा, और जितना कम सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना कम बॉन्ड लेंथ। तो ये तो सबसे कम हो गया। अब इन दोनों में यहां पर अगर बात किया जाए तो यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा ड्यू टू रेजोनेंस, यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन। तो बी का बॉन्ड लेंथ रेजोनेंस के कारण सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा था ज्यादा, फिर सी, फिर ए। इसी तरह से इस क्वेश्चन को देखो, सर कहीं रेजोनेंस नहीं हो रहा है, इसमें भी हाइपर कंजुगेशन, इसमें भी, इसमें भी। अब बात कर लेते हैं अल्फा एच की। 3 अल्फा एच, 2 अल्फा एच। देखो ये सर्किल से अटैच कार्बन के पास 3 अल्फा एच, सर्किल से अटैच कार्बन के पास 2 अल्फा एच। इस सर्किल से अटैच कार्बन, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन से जो अटैच कार्बन है उसके पास 1 एच है, तो 1 अल्फा एच। तो यहां पर कम हाइपर कंजुगेशन, यहां ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। जितना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर। तो यहां का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, यहां का सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर जो होगा ए, देन बी, देन सी। इसे आप नोट करें।
हाँ बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है हीट ऑफ कंबस्शन। हीट ऑफ कंबस्शन की अगर बात करें तो हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? द अमाउंट ऑफ एनर्जी released on complete combustion of complete combustion of one mole of a compound at standard condition। देखो, हीट ऑफ कंबस्शन क्या होता है? वो एनर्जी जो कि एक मोल किसी कंपाउंड को, हमने कोई एक मोल कंपाउंड ले लिया, जैसे कोई भी एक मोल कंपाउंड हमने ले लिया और इस एक मोल कंपाउंड को कंप्लीटली हमने कंबस्शन कराया, जलाया, तो जो इससे एनर्जी मिला, जो इससे हीट हमें मिला, दैट इज कॉल्ड एज हीट ऑफ कंबस्शन। अब हीट ऑफ कंबस्शन किस चीज पे डिपेंड करेगा? तो सबसे पहले अगर बात किया जाए तो हीट ऑफ कंबस्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, HOC, हीट ऑफ कंबस्शन। जितना ज्यादा नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा, भाई कार्बन मतलब जैसे समझ लो कोयला है, इतना रहेगा, जलाओगे तो कम एनर्जी मिलेगा, जितना ज्यादा जलाओगे उतना ज्यादा एनर्जी मिलेगा। तो जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना ज्यादा हीट ऑफ कंबस्शन होगा। इफ नंबर ऑफ कार्बन सेम, is same, then heat of combustion is inversely proportional to stability। क्योंकि स्टेबिलिटी कम तो एनर्जी ज्यादा, तो हीट ऑफ कंबस्शन भी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सबसे पहले क्या देखना है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम सेम हो गया तो हमें क्या देखना है? स्टेबिलिटी। जितना ज्यादा स्टेबल होगा उतना कम हीट ऑफ कंबस्शन होगा। जैसे ये क्वेश्चन है, कंपेयर हीट ऑफ कंबस्शन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स। तो चलो भाई, यहां पर 5 कार्बन, यहां पर 4 कार्बन, किसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा होगा? सर 5 कार्बन का। सर 4 कार्बन, यहां पर 5 कार्बन, इसका ज्यादा होगा। सर यहां भी 5 कार्बन, यहां भी 5 कार्बन। अब हमें स्टेबिलिटी देखना पड़ेगा। डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है सर, मोर स्टेबल। डबल सिंगल सिंगल कोई रेजोनेंस नहीं हो रहा है, लेस स्टेबल। लेस स्टेबल तो इसकी हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा। सर 5 कार्बन 6 कार्बन, हीट ऑफ कंबस्शन 6 कार्बन का ज्यादा। सर 4 कार्बन 4 कार्बन। अब हमें क्या देखना होगा? अब हमें देखना होगा यहां पर स्टेबिलिटी। दिस इज सिस एल्कीन, दिस इज ट्रांस एल्कीन। ट्रांस इज मोर स्टेबल, तो मोर स्टेबल का हीट ऑफ कंबस्शन कम, जो लेस स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा। इन दोनों मॉलिक्यूल को देखो, ये 4 मेंबर रिंग, 3 मेंबर रिंग। 3 मेंबर रिंग के बारे में मैंने बताया था ना, लीस्ट स्टेबल होता है। क्यों? क्योंकि बॉन्ड एंगल चाहिए 109 है कितना? 60 डिग्री। तो इतना ज्यादा एंगल स्ट्रेन है, तो ये लीस्ट स्टेबल है। अब आप बोलोगे कि सर आपने तो बताया क्या था कि साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल। अरे भाई, ये कार्बोकैटायन नहीं है, ये ऐसे मॉलिक्यूल रखा हुआ है। तो ये क्या है? अनस्टेबल है। व्हाई? ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो जो अनस्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा है। यहां पर अगर देखा जाए, सर रेजोनेंस डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल डबल, ये क्रॉस रेजोनेंस। नंबर ऑफ कार्बन देखो, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 3 पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम दोनों में सेम है, दोनों में रेजोनेंस हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या? इसमें हो रहा है बेटा क्रॉस रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल या फिर डबल सिंगल डबल। इसमें एक्सटेंडेड डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरा रेजोनेंस। तो ये ज्यादा स्टेबल है, तो ये कम स्टेबल है। जो कम स्टेबल है उसका हीट ऑफ कंबस्शन ज्यादा है। इसे नोट करें।
हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट पॉइंट है रोटेशनल बैरियर एनर्जी। रोटेशनल बैरियर, आपने कन्फर्मेशनल आइसोमेरिन पढ़ा था तो उसमें फ्री रोटेशन एक वर्ड आया था। क्या आया था? फ्री रोटेशन। तो फ्री रोटेशन किस में होगा? सिंगल बॉन्ड में। डबल बॉन्ड होगा तो क्या होगा? रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। तो इस किसी बॉन्ड को फ्रीली रोटेट कराने के लिए जो एनर्जी देना होता है उसे क्या बोलते हैं? रोटेशनल बैरियर एनर्जी। क्या बोलते हैं? रोटेशनल बैरियर एनर्जी। रोटेशनल बैरियर एनर्जी इज व्हाट? टू मेक फ्री रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। क्योंकि देखो ये बॉन्ड है तो इसका फ्री रोटेशन हमें कराना पड़ रहा है, तो कुछ एनर्जी देना पड़ेगा। तो फॉर फ्री रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड इज कॉल्ड एज फ्री, क्या बोलेंगे? बैरियर रोटेशनल एनर्जी। तो चलो देखते हैं, यहां पर देखा जाए ए बॉन्ड, बी बॉन्ड और सी बॉन्ड का रोटेशनल बैरियर एनर्जी की बात की गई है। तो जिस बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा उस बॉन्ड को रोटेट करने में, फ्रीली रोटेट करने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में फ्री रोटेशन की टेंडेंसी सबसे ज्यादा होती है। तो जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा फ्री रोटेशनल बैरियर एनर्जी। जितना ज्यादा डबल बॉन्ड कैरेक्टर अगर आ गया तो इसे फ्रीली नहीं रोटेट कराया जा सकता है। सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर है तो इजीली कराया जा सकता है। तो अपन ये बोल सकते हैं रोटेशनल बैरियर एनर्जी जो होता है वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो चलो देखते हैं, यहां पर डबल बॉन्ड कैरेक्टर, कंप्लीट डबल बॉन्ड, यहां पर हाइपर कंजुगेशन 3-3H कर रहा है तो कहीं ना कहीं सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा, और यहां पर रेजोनेंस हो रहा है तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर यहां पर ज्यादा आएगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस बॉन्ड में है? डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा किस में है? बी में है। उसके बाद सर सी में सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर आ रहा है, ए में भी आ रहा है। यहां हाइपर कंजुगेशन हो रहा है इसलिए सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम आएगा, तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर यहां ज्यादा होगा। यहां पर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, क्यों? क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम। इन दोनों की अगर बात करें तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर ए में ज्यादा है और सी में कम है। क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंस हो रहा है, यहां पर हाइपर कंजुगेशन हो रहा है। तो हाइपर कंजुगेशन होकर बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी कम, रेजोनेंस होकर इस बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा, इसलिए यहां सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर कम, यहां डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा और सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम। तो डबल बॉन्ड का कैरेक्टर क्या ज्यादा है? बी में। इसीलिए देखो मैंने लिखा है एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर फ्री रोटेशन ऑफ ए बॉन्ड, डबल बॉन्ड कैरेक्टर जितना ज्यादा रहेगा उतना। ट्रिपल बॉन्ड आ गया तो और ज्यादा। अब चलो बात कर लेते हैं रोटेशनल बैरियर एनर्जी की। किसका ज्यादा हो जाएगा? सर जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो BAC। अब अगर बात कर ले सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, तो डबल का रिवर्स क्या हो जाएगा? CAB। अच्छा, जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा? फ्री रोटेशन टेंडेंसी। तो अगर इसी में हम फ्री रोटेशन टेंडेंसी लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें? फ्री रोटेशन टेंडेंसी। इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर दे रहा हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको हमने बुई बोल दिया। CH2 डबल बॉन्ड C, CH डबल बॉन्ड CH2, यहां H था और यहां पर CH2 था, यहां डबल बॉन्ड था, तो इसको हमने B बोल दिया और इसको C। अगर हम बात करें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का, वो हमने कर लिया है। अब फ्री रोटेशन टेंडेंसी की बात करें, किस चीज की? फ्री रोटेशन टेंडेंसी। तो फ्री रोटेशन टेंडेंसी किसकी ज्यादा हो जाएगी? तो सर जिसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा उसमें फ्री रोटेशन ज्यादा, जिसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा उसका फ्री रोटेशन कम। तो क्या हो जाएगा? C देन A देन B।
अच्छा बेटा, ये सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों आ रहा है? जब ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, तो जब बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या आ जाएगा? माइनस प्लस चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? भाई बॉन्ड ब्रेक होगा तो माइनस प्लस चार्ज आएगा ना। तो इसमें बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ड्यू टू हाइपर कंजुगेशन, इसमें नहीं ब्रेक हो रहा है, और इसमें ड्यू टू रेजोनेंस। तो यहां पर माइनस प्लस चार्ज आने की टेंडेंसी ज्यादा, यहां पर माइनस प्लस चार्ज आने की टेंडेंसी कम, और यहां पर और कम। तो जहां चार्ज आता है वहां पोलरिटी आता है, और जहां पोलरिटी आता है वहां पर डाइपोल मोमेंट होता है। तो अगर डाइपोल मोमेंट की बात करें, डाइपोल मोमेंट की अगर बात करें, तो डाइपोल मोमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है? चार्ज पे। सबसे ज्यादा चार्ज आने की टेंडेंसी कहां है? यहां पर। क्यों? ड्यू टू रेजोनेंस। तो डाइपोल मोमेंट सबसे ज्यादा हो जाएगा सी का, उसके बाद किसका होगा? ए का, और उसके बाद किसका होगा? बी का। क्योंकि ये तो बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा, ब्रेक करने के लिए कोई रिस्पॉन्सिबल यहां पर नहीं। तो यहां पर क्वेश्चन तो पूछा गया आपसे क्या? रोटेशनल बैरियर एनर्जी, इसके लिए कल पूछा गया था। लेकिन आप इतना कंसेप्ट यहां से देख सकते हो, जिसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज्यादा, उसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा, या फिर ऐसे बोलो कि जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा उसका रोटेशनल बैरियर एनर्जी ज्यादा, जिसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा उसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम, जिसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर कम होगा उसका फ्री रोटेशन भी कम होगा। यहीं से बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो बॉन्ड लेंथ किस चीज पे डिपेंड करता है? सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर पे। तो जितना ज्यादा सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर उतना ज्यादा बॉन्ड लेंथ। तो सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर जो होगा या बॉन्ड लेंथ जो होगा, सी इज मोर देन ए इज मोर देन बी। तो ये देख रहे हो कितने क्वेश्चन यहां से राइज हो सकते हैं। सिमिलरली इस क्वेश्चन के पास चलते हैं। किसकी ईएन ज्यादा बेटा? आप बोलोगे कि सर ओ की ईएन ज्यादा। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा तो यहां पर माइनस चार्ज और यहां पर प्लस चार्ज। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां माइनस, यहां पर प्लस। ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो यहां माइनस और यहां पर प्लस। अब सुनिएगा, ए बॉन्ड, बी बॉन्ड, सी बॉन्ड, इनका रोटेशनल बैरियर एनर्जी पूछा गया है, इसका सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, जो देना है आंसर दे सकते हो। सबसे पहले तो अगर बात कर लिया जाए तो ये बॉन्ड ब्रेक होगा, मान लो कि हमने सर ब्रेक कर दिया इस बॉन्ड को, तो यहां पर प्लस चार्ज, एंटी एरोमेटिक हो गया। क्या हो गया? एंटी एरोमेटिक। ये बॉन्ड अगर ब्रेक होगा, यहां प्लस चार्ज आएगा तो एरोमेटिक, और ये भी क्या हो गया? एरोमेटिक। मतलब ये दोनों बॉन्ड ब्रेक होना चाहेगा और ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होना चाहेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की अगर बात करें, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, तो वो सबसे ज्यादा होगा सर फर्स्ट का, ए का। क्यों? क्योंकि ये ब्रेक होगा तो एंटी एरोमेटिक, और एंटी एरोमेटिक कोई होना चाहेगा क्या? नहीं होना चाहेगा। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर सबसे ज्यादा ए का। अब बी और सी की बात कर लेते हैं। सर ये भी क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया, देखो प्लस चार्ज आने से, और ये भी क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड हो गया। दोनों के दोनों एरोमेटिक है, लेकिन इसमें रेजोनेंस कम और इसमें रेजोनेंस ज्यादा। दोनों एरोमेटिक हो रहे हैं बेटा, दोनों स्टेबल हो रहे हैं, लेकिन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन हो रहा है? ये। वाई? ड्यू टू मोर रेजोनेंस। तो इस बॉन्ड को टूटने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, तो इस बॉन्ड की टेंडेंसी इससे कम। तो इस बॉन्ड की टूटने की टेंडेंसी ज्यादा, इसकी कम। इन दोनों में कंपेयर कर रहा हूं, यहां तो होगा ही नहीं, तो इसलिए डबल बॉन्ड कैरेक्टर एक का ज्यादा, इसकी कम होगी। क्यों? क्योंकि यहां रेजोनेंस ज्यादा हो रहा है। दोनों एरोमेटिक है, दोनों स्टेबल है, लेकिन फिर भी इस बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी इससे कहीं ज्यादा होगी, तो इसका डबल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा हुआ। अब डबल बॉन्ड कैरेक्टर मैंने लिख लिया है। अब आप रोटेशनल बैरियर एनर्जी का ऑर्डर लिख सकते हैं, अब आप सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर का ऑर्डर लिख सकते हैं, अब आप फ्री रोटेशन टेंडेंसी लिख सकते हैं, अब आप बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर लिख सकते हैं, अब आप डाइपोल मोमेंट का ऑर्डर लिख सकते हैं। तो सब लिखिएगा। इस क्वेश्चन की अगर बात कर लें, क्वाजी एरोमेटिक कंपाउंड में ये भी आया था। अगर हम बात करें बॉन्ड ब्रेक होने की, तो इसकी ब्रेक होने की टेंडेंसी कम होगी सर। क्यों कम होगी? जैसे मान लो कि अगर यहां ब्रेक हुआ इधर की तरफ, तो यहां माइनस यहां प्लस, ये एरोमेटिक और ये एंटी एरोमेटिक। भाई अगर यहां माइनस और यहां पर प्लस आएगा तो ये एरोमेटिक रिंग हो गया, ये एंटी एरोमेटिक हो गया। क्यों ब्रेक होना चाहे? यहां की अगर बात करो, इसे आपने ब्रेक कर दिया, तो यहां माइनस यहां प्लस, ये भी एरोमेटिक, ये भी एरोमेटिक। सर नीचे क्यों नहीं? अरे दोनों एंटी एरोमेटिक होना चाहेगा क्या? तो ये उधर ही ब्रेक होगा जिधर ब्रेक होने से स्टेबिलिटी मिले। तो ये बॉन्ड को ब्रेक करने से दोनों रिंग एरोमेटिक हो रहा है, जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। तो ये बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी सबसे ज्यादा, दोनों में इसकी ज्यादा। ये बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है, इसे ए बोल दिया बॉन्ड, इसे बी बोल दिया। तो इस बॉन्ड को ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा, तो इसको ब्रेक होने की टेंडेंसी कम। तो डबल बॉन्ड कैरेक्टर की अगर बात करें, तो ए का ज्यादा होगा, बी का कम होगा, क्योंकि बी तो ब्रेक होना चाहता है दोनों एरोमेटिक बनाने के लिए। तो रोटेशनल बैरियर एनर्जी की अगर बात कर ले,
तो जितना डबल बॉन्ड कैरेक्टर उतना रोटेशनल बैरियर एनर्जी। उसके बाद सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर की अगर बात कर लो, तो किसका ज्यादा होगा? रिवर्स हो जाएगा, बी इज मोर देन ए। फ्री रोटेशन टेंडेंसी की अगर बात कर दो, तो फ्री रोटेशन टेंडेंसी किसका ज्यादा होगा? जिसमें सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर ज्यादा होगा, तो बी इज मोर देन दैट ऑफ ए। और अगर डाइपोल मूवमेंट की बात करें, तो डाइपोल मोमेंट किसका ज्यादा होगा? जिसमें बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा। तो ये बॉन्ड ब्रेक होने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्यों? क्योंकि दोनों रिंग एरोमेटिक बन रहा है, तो वो भी क्या हो जाएगा? बी इज मोर देन ए। तो इसमें भी सारा लिखिएगा इस तरह से ऑर्डर, आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, जो नेक्स्ट कंसेप्ट है रेजोनेंस एनर्जी। हमने रेजोनेंस एनर्जी पहले पढ़ा था, जहां रेजोनेंस हमने पढ़ा था वहां पर रेजोनेंस एनर्जी पढ़ा था। अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में किस तरह से दिया जा सकता है कि कंपेयर रेजोनेंस एनर्जी ऑफ फॉलोइंग। रेजोनेंस एनर्जी होता क्या है? एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस। एनर्जी रिलीज ड्यू टू रेजोनेंस इज कॉल्ड एज रेजोनेंस एनर्जी। तो देखो, इन दोनों में रेजोनेंस एनर्जी आपको कंपेयर करना है। एक पाई बॉन्ड, दो पाई बॉन्ड, तीन पाई बॉन्ड, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल रेजोनेंस हो रहा है। तीन पाई बॉन्ड का रेजोनेंस हो रहा है, तो इसका रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगा। ऊपर से ये एरोमेटिक भी है, तो और ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा हो। इन दोनों में अगर रेजोनेंस एनर्जी की बात की जाए, तो किसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा होगी? सर, ये डबल सिंगल रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन ये डबल सिंगल रेजोनेंस करते हुए एरोमेटिक है। तीन पाई बॉन्ड का यहां रेजोनेंस, तीन पाई बॉन्ड का यहां भी रेजोनेंस, लेकिन ये एरोमेटिक है, इस वजह से इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। सिमिलरली यहां देखा जाए, सर डबल सिंगल रेजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल रेजोनेंस हो रहा है। सर ये एंटी एरोमेटिक है। कैसा है? एंटी एरोमेटिक। तो एंटी एरोमेटिक कम स्टेबल होता है, तो ये क्या हो गया? ज्यादा स्टेबल, तो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। इन दोनों की अगर बात करो, डबल सिंगल तीन पाई बॉन्ड रेजोनेंस, डबल सिंगल तीन पाई बॉन्ड रेजोनेंस, क्रॉस कंजुगेशन, क्रॉस रेजोनेंस, एक्सटेंडेड रेजोनेंस, तो इसकी एनर्जी ज्यादा। ये ज्यादा स्टेबल, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी ज्यादा। दिस इज एंथ्रासिन मॉलिक्यूल और दिस इज फेनेंथ्रासिन। सर अगर देखा जाए, तो यहां पर ये एक बेंजनवाइड रिंग बना, एक ये बेंजनवाइड रिंग बना, लेकिन ये राइट वाला बेंजनवाइड नहीं बन रहा है, यहां डबल बॉन्ड नहीं है। इसमें अगर देखा जाए, तो ये भी बेंजनवाइड रिंग, ये भी बेंजनवाइड रिंग, और ये भी बेंजनवाइड रिंग, तो इसकी रेजोनेंस एनर्जी क्या होगी? ज्यादा होगी, क्योंकि तीन इसमें अलग अलग बेंजीनवाइड रिंग हमें देखने को मिल रही है, और इसमें क्या है कि दो ही बेंजीन रिंग हमें अलग अलग देखने को मिल रहे हैं। तो ये रेजोनेंस एनर्जी कंपैरिजन पे कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। तो रेजोनेंस एनर्जी से कैसे क्वेश्चन आएगा, ये हमने देखा, आप इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो जितने कंसेप्ट यहां पर हम लोग ने पढ़ा, जैसे इफेक्ट हमने पढ़ा, तो इंडक्टिव इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, रेजोनेंस में मेजोमेरिक इफेक्ट, ये सब इफेक्ट अब हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सब इफेक्ट को मिला के क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपसे। तो हर चीज आपके ध्यान में होना चाहिए। सबसे पहले तो आपके दिमाग में यह होना चाहिए कि कोई भी स्टेबिलिटी की बात आए, एसिडिक स्ट्रेंथ की बात आए, बेसिक स्ट्रेंथ की बात आ जाए, कुछ भी आए, तो हमें एक प्रॉपर वे में चलना है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। इन तीनों इफेक्ट की अगर बात किया जाए, तो उसमें सबसे डोमिनेंट रेजोनेंस, उसके बाद हाइपर कंजुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। जो भी इफेक्ट आपने पढ़ा, जैसे मेजोमेरिक इफेक्ट, प्लस एम इफेक्ट होता है, माइनस एम इफेक्ट होता है। इसी तरह से आपने
इंडक्टिव पढ़ा प्लस आई होता है, माइनस आई होता है। सर हाइपर कंजुगेशन का कौन सा इफेक्ट आपने पढ़ाया? जैसे हम एग्जांपल लिए थे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन और यहां पर CH3 है, सुनिएगा, तो ये H इलेक्ट्रॉन दिया तो ये बॉन्ड इधर ब्रेक हुआ, जैसे तो इसी H का हाइपर कंजुगेशन लग रहा है ना, जैसे CH3 है और यहां पर कार्बोकटायन है, तो इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो ये यही H इलेक्ट्रॉन दे रहा है, यहां पर CH2 है और ये फ्री रेडिकल है, तो फ्री रेडिकल को भी ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, दे रहा है। तो इलेक्ट्रॉन देने वाला इफेक्ट क्या बोला जाता है? प्लस H इफेक्ट, प्लस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन देने वाला, और हाइपर कंजुगेशन से दे रहा है, इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे इसको? प्लस H इफेक्ट। क्या बोलेंगे? प्लस H इफेक्ट। इसका मतलब सर माइनस H इफेक्ट नहीं होता है क्या? भाई CH बॉन्ड है तो प्लस H इफेक्ट होगा, माइनस H इफेक्ट नहीं होता है क्या? होता है। सिर्फ और सिर्फ एक ही ग्रुप है जो माइनस H इफेक्ट या रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है। क्या लिखेंगे? CCl3 इज ओनली द ग्रुप which show minus H इफेक्ट, या इसी को क्या बोलेंगे? रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। सिर्फ और सिर्फ CCl3 ही एक ऐसा ग्रुप है जो कि रिवर्स हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है, सिर्फ और सिर्फ CCl3, और कोई ऐसा ग्रुप नहीं है जो कि माइनस H शो करता है। दूसरी बात, सर जो हाइपर कंजुगेशन होगा वो रेजोनेंस के जैसा ही होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो एक ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन दूसरे जगह चले गए, तो क्या लिखेंगे? हाइपर कंजुगेशन इज जस्ट लाइक रेजोनेंस। ये क्या है? रेजोनेंस के जैसा है। तो डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा कि इंडिपेंडेंट होगा? इंडिपेंडेंट होगा, सो इट इज डिस्टेंस इंडिपेंडेंट इफेक्ट। ठीक है। अब देखो CCl3 रिवर्स हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर रहा है, तो ये कैसा होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। और ये सब क्या है? प्लस H इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, एक्टिवेटिंग नेचर के हैं, तो ये सब कैसे होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। ये सब कैसे होंगे? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होंगे। मतलब हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो देखने को मिलेगा वो मेटा पे नहीं देखने को मिलेगा, जैसे मेजोमेरिक को हम लोग मेटा पे नहीं देखते थे। तो ये भी चाहे तो लिख सकते हैं, लाइक मेजोमेरिक इफेक्ट हाइपर कंजुगेशन like mesomeric effect, hyperconjugation is considered at only ortho and para position. बेटा तो CCl3 माइनस एच शो कर रहा है तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग, मेटा डायरेक्टिंग, और ये प्लस एच शो करते हैं तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग की मेटा डायरेक्टिंग, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अच्छा, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट का ऑर्डर मैंने बताया था, CH बॉन्ड, CD बॉन्ड एंड CT बॉन्ड। इसमें हाइपर कंजुगेशन किस में ज्यादा होगा? हाइपर कंजुगेशन का ऑर्डर जो होगा वो सबसे ज्यादा CH बॉन्ड में, और इंडक्टिव का इफेक्ट T में ज्यादा, उसके बाद D में, उसके बाद H में। ये तो इंडक्टिव में मैंने पढ़ाया ही था, तो इसे आप नोट करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या करेंगे
कि जितने इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हो सकते हैं, मतलब मिसलेनियस क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर जो होगा आपका, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। सभी इफेक्ट के कंबाइन कंसेप्ट से क्वेश्चन आपको मिलेंगे और उसे हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।